Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are morning, fine. ma'am. And what We are about you? fine, and what about you? I'm also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी काबुली वाला पढ़ना है, ठीक है? तो शेयर कर रहे हैं Yes, ma'am. रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे क्या लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कोई बताए? मैम राष्ट्रगान है ना? तो राष्ट्रगान के रचयिता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित काबुली वाला, है ना, जो एक कहानी है, एक छोटे बच्चों की मासूमियत को यहाँ लिखा गया है। किस प्रकार से कहानी जो है प्रभाव डालती है लोगों पे, बहुत ही फेमस कहानी है ना? Yes, ma'am. चलिए, सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन परिचय पढ़ते हैं, ठीक है? इनके जीवन के बारे में जानेंगे। चलिए प्राची, आप पढ़ेंगी। यस मैम। ना दोस्तों, बच्चों के मासूम प्रश्नों के बाद आइए अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि बच्चों की मासूमियत कैसे प्रभाव डालती है। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोड़ा सांको भवन में। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। उनका परिवार कलकत्ता के प्रसिद्ध और समृद्ध परिवारों में से एक था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा सेंट जोवियर स्कूल में हुई। उनके पिताजी चाहते थे कि वे बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने रविन्द्रनाथ को कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेजा, लेकिन उनका मन तो साहित्य में था। वे कुछ समय तक लंदन में रहे, पर 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। कार्यक्षेत्र: उन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं में सृजन किया। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य कृतियां: गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाड़ी, परिशेष, चोखेर वाली, कड़िका, पुनश्च क्षणिका आदि शामिल है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। टैगोर ने 2230 गीतों की रचना की। रविन्द्र संगीत बांग्ला संस्कृत का अभिन्न अंग है। सम्मान और उपाधि: उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। टैगोर ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग कांड 1919 की ओर निंदा की और इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ सर लगाया जाता है। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला है। गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। बेटा, बहुत बड़े प्रतिभा के संपन्न हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब आप इसी से समझ जाएंगे कि उनके 2 रचनाओं से 2 राष्ट्रों की राष्ट्रीय गान बनी हुई है ना? और फिर इन्हें अपने देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और पूरे देश की विश्व की जो सर्वोच्च उपाधि है क्या है? नोबेल पुरस्कार, जो जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है ना?
थे बहुत बड़ी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। उनकी जीवनी आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे, ठीक है। और जीवनी से ही संबंधित देखिए Yes, ma'am. बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जब हम जो है कंपटीशन डील करते हैं, हमें हिंदी के ये जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आप हिंदी की जीवन परिचय से संबंधित 10-15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी को पढ़, अगर आपको ये याद है तो इसमें 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसलिए बेटा इसको लिखकर और याद भी कर लेना। चलिए इनके द्वारा लिखी हुई कहानी को हम पढ़ते हैं। इनकी कृत 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में, यानी ये जो है भारत को स्वतंत्र संग्राम में शामिल हो गए थे, लेकिन स्वतंत्रता जो है देख नहीं पाए, उससे पहले ही खत्म हो गई। इनको गुरु जी की बात किसने दिया था आपको पता है? गांधी जी इनको गुरु जी कहते थे। इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। इससे पहले भी इन्हें अंग्रेज सरकार सर की उपाधि दे चुके थे। सर ने जैसे सर विलियम है, अंग्रेजी लोग जो भी अफसर होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, उनके नाम के आगे सर नेम लगा रहता है ना, तो वही इनकी जो है साहित्यिक क्षेत्र में इतना जो ये विख्यात थे, इन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों ने भी दिया था। लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनको जो है सर की उपाधि उन्होंने लौटा दिया। आप लोग जन्म से भी आप लोग समझ गए होंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, याद है किसी को? Yes, ma'am. सन बताइए बेटा। मैम 2 अक्टूबर 1869। 69 और इनका 61 में हुआ था। हाँ यस मैम। Yes, ma'am. तो इसलिए ये इनका मान लीजिए 10 साल के बड़े ही थे, ये 8 साल के इनसे 8 साल के बड़े ही थे। चलिए अब हम काबुली वाला कहानी पढ़ते हैं। चलिए अनुभव। यस मैम। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रह जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना? वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता नहीं है बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले! कंधे पर मेवे की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बेटा देखिए, काबुली वाला उसे क्यों कहा गया? क्योंकि वो काबुल का व्यापारी था जो सौदा यानी खाने पीने की चीजें मोहल्लों में बेचा करता था, इसीलिए उसका नाम लोगों ने काबुली वाला कर दिया था। काबुल देश का निवासी था और अपने झोले में खाने पीने की वस्तुओं का जो है बेचता था। जैसे हम लोगों के गांव में आते ही ना लोग साइकिलों की तरह के बेचने के लिए सौदा, तो इसी वो बेचते थे। Yes, तो छोटे बच्चों को बड़े जो भी कान में डाल देते हैं तो दिमाग में उनके बैठ जाता है,
तो लोगों ने कहा काबुली वाले के झोले बच्चों को ले जाके झोले में बंद कर लेता है ना। तो इसीलिए मिनी जो है उससे उसके से डरती थी, है ना। और यहाँ पे बच्चों का जो है, छोटे बच्चों की जो जिज्ञासा है वो भी यहाँ दिखाया गया है कि बच्चों की आदत होती है कुछ बच्चों की कि वो एक पल भी चुप नहीं रह सकते हैं, बोला करते हैं, है ना। किसी की नकल उतार रही थी कि रामदयाल गढ़वाल में काक को कौवा कहते हैं। काक बेटा बांग्ला में काक कहते हैं कौवा को, है ना। ये काबरी वाला जो कहानी है बांग्ला भाषा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्यकार है बांग्ला भाषा के, उनकी साहित्य को हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो काबुली वाला बांग्ला भाषा पूरी होता है। तो बच्चों को जैसे समझा दिया गया था कि हाथ जो पानी बरसता है कि हाथी अपने सूर से पानी बरसाता है, वो भी चीज यहाँ वो कह रही है। बाबूजी जो है बोला झूठ बोलता है, वो कहता है आकाश के सूर से पानी बरसता है ना। ये सारी चीजें छोटे बच्चों की जो है बचपना पे दिखाया गया है। बच्चे कितना मासूम और भोले होते हैं, एक बार जो चीज उनको कह दिया जाए उसको सच मान लेते हैं। चलिए आगे आदर्श आप पढ़ेंगे। आदर्श बाबू साहब कौन है, बता पाओगे बेटा? मिनी के पिताजी है ना। बाबू साहब उनको काबुली वाला बाबू साहब कहता है, सौदा देने की आता है। आदर्श तो गायब हो गए। आदर्श पढ़िए बेटा। नहीं आप लोग रीडिंग करना भी भूल जाओगे। मैम वॉइस हो रहा है। गौरव गौरव वीडियो ऑन कीजिए। चलिए आप पढ़िए गौरव। यस मैम। जी आप पढ़िए बेटा। जल्दी कीजिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। वीडियो बंद करके बैठे हो, सुन नहीं रहे हो? लोग नहीं सुन। वॉइस आ रही है। अलका चलिए बेटा आप पढ़िए। अलका मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुला लिए। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी दूसरे काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती भी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता,
हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उठते वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा गुस्सा दानकर कहता, हम ससुर को मारेंगे। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूली करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो उसे देखिए आप हो जाइए। यहाँ पर देखिए काबुली वाले के बारे में बताया गया है। काबुली वाला आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि वह क्या बेचता रहा होगा। किसमें बादाम रखा था, इसका मतलब वो सूखे मेवे बेचता था। काबुल से अपना Yes, ma'am. निवासी था, वो वहां से लेकर आता था और फिर जो है यहाँ पे हर मोहल्लों में जाकर वो बेचता था किस्म बादाम। कभी कभी लोग जो व्यापारी बराबर आते हैं उनसे नकद न हो तो उधार भी लोग खरीदारी कर लेते हैं, बाद में उसका पैसा देते हैं। तो मिनी जो है बाबू साहब की जो लड़की थी उससे काबुली वाले की पहले तो डरती थी ना, लेकिन जब एक दिन बाबू साहब ने उसे मिलवा दिया तो धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और वह जो है उसकी काबुली वाले से दोस्ती हो गई। बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज दी जाए और प्रेम से बोला जाए तो बच्चे चाहे जितने होते हैं वो घुल मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे मिनी भी काबुली वाले से घुल मिल गई और काबुली वाले को उसको मानता था। इसका भी एक कारण था, आप लोग बाद में जाके यहाँ पर दिया गया है। उसकी भी एक लड़की है मिनी की तरह। वो जब अपने देश से छोड़ के साल 2 साल के लिए अपने देश जाता था तो भाई जो अपने घर परिवार से दूर रहेगा उसे अपने परिवार की याद तो आएगी ही। फिर उसकी बच्ची मिनी की तरह थी, इसीलिए वो मिनी में अपनी बच्ची को देखता था, है ना। इसलिए वो बाबू साहब के मना करने के लिए उसको जो है किसमें बादाम वो दे देता था, पैसा नहीं उससे लेता, है ना। और फिर बच्चे जब घुल मिल जाते हैं तो उनसे चाहे जो कुछ कहो, हंसी मजाक भी कर लो वो, क्योंकि लड़कियों की बचपन से ही लोग कहते हैं तुम्हें शादी होनी, तुम ससुराल जाओगी, ऐसा वैसा। तो इससे काबुली वाले का नाम रहमत था। तो अब हंसती हुई काबुली वाले से पूछती, हाँ, काबुली वाले से चिढ़ाता तुम ससुराल कब जाओगी, तो भी उसकी आवाज को दोहरा देती, तुम ससुराल कब जाओगी, है ना। इस तरह से हंसी ठिठोली करके समय बीत रहा था। हाँ चलिए, एक दिन की बात क्या हुई, अनुराग आप पढ़ेंगे। अनुराग। यस मैम। उसी वीडियो ऑन रखो, बंद करके मत बैठ के कोई भी। पढ़िए बेटा। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए रहे हैं, पर खून के और सिपाही अनुराग स्टॉप। के और कुछ। अनुराग स्टॉप बेटा, आपकी आवाज ठीक से करेक्ट नहीं हो पा रही है। चलिए खुशी पढ़ेंगी। खुशी खुशी चलिए बेटा, वीडियो बंद कर लेंगे, ये तो कमी है। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए मुस्कान बेटा आप ही पढ़िए। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून
खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों से बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध से रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या? गौरव, चलिए बेटा आप पढ़िए आगे। यस मैम। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई चली आएगी। उन दिनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आया आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचला मुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी काली लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने देखा रहमत काबुली पहले सटका गया, उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? अब सास समझने लगी थी। मारे श्रम के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट होगी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया।
मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास चले जाओ। देखिए कहानी अच्छी लगी ना, इस तरह से काबुली वाले को अपनी बेटी की रूप में मिनी को याद करता था। वो धीरे धीरे समय किस प्रकार से बीत जाते हैं और यादें जो है ऐसे बनी रहती है ना। चलिए यहाँ प्रश्न दिया गया, मिनी की माँ अनजान काबुली वाले के बारे में क्या सोचती होंगी? कुछ आइडिया है क्या उत्तर होगा? मुस्कान? मुस्कान बताओगे? प्राची? मुस्कान आइडिया नहीं है प्रश्न का? अभिषेक यादव यस मैम। बताइए। मैम मिनी की माँ अनजान काबुली वाले के बारे में यह सोचती होगी कि वह अपनी बच्ची की तरह हमारे बेटी को मैम अपनी बेटी की तरह सभी चीजें लाकर देता और एक भी पैसा न लेता। मुस्कान? मैम मिनी की माँ अनजान काबुली वाले के बारे में सोचती होंगी कि वह मिनी को अपनी बेटी की तरह मानता है और उसे अपनी बेटी की तरह ख्याल रखता है। चलिए बातों में क्वेश्चन पे डिस्कस हो जाए। मिनी और काबुली वालों का पहला परिचय किस रूप में हुआ था? आकृति आप बताएंगी। सबसे पहले मिनी और काबुली वाले किस रूप में मिले थे? पहले पैसे में है, ध्यान देके बताइए, इसका आंसर दीजिए। सोच ही नहीं पा रही। अनुराग बताए पहला परिचय कैसे हुआ था? नहीं आ रहा है? मैम जब काबुली वाला उसे चना दे रहा था तब वह छिपकर घुटनों में चिपट गई थी। इस तरह से उसका पहला परिचय हुआ। क्या दे रहा था? पहले तो काबुली वाला किशमिश और बादाम था ना, लोग उसे काबुली वाले करते थे, तो दूर से और भी उसे बुलाती थी काबुली वाला, वो काबुली वाला। लेकिन जब वो उसके करीब आता तो डर जाती थी, घर के में आके छिप जाती थी। जब वो उसके घर पे आता था तो उसके पिताजी ने उसके डर को दूर करने के लिए जबरदस्ती अपनी बेटी को उसके पास बुलाया, है ना।
अपने पास, काबुली वाला उसके पास था ही, अपनी बेटी को भी बुलाया। तब दोनों में परिचय हुआ। काबुली वाले ने उसे किशमिश बादाम दिया। पहले तो नहीं लिया वो, है ना, लेकिन बाद में बाबूजी की कहने पे ली थी। इसके बाद से धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और फिर वह काबुली वाले से बिल्कुल घुल मिल जाती है। पहले बाबूजी ने इसका जो दोनों को मिलवाया, नहीं तो पहले डरती थी। क्यों डरती थी, इसका भी कारण था। किसी ने कह रखा था कि काबुली वाला बच्चों को चुरा के झोली में भर लेता है। इसलिए गांव में लोग कहते हैं नौकर कस्सा है, बच्चे मत जाओ नहीं तो तुम्हें जो है झोले में भर के उठा ले जाएगा। छोटे बच्चों को डराते ताकि बच्चे बाहर ना निकले, है ना, तो इसे उसको भी डराया गया था। इसीलिए वो दूर से काबुली वाला बोले, लेकिन पास जाने में डरती थी। काबुली वाला जब दूसरी बार मिनी से मिला तब क्या हुआ अभिषेक? यस मैम। मैम काबुली वाला जब दूसरी बार मिनी से मिला तब वह अपने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, लेकिन उसने कुछ ना कहा और डर कर वह उसके घुटने से चिपट गई। नहीं, दूसरी बार नहीं, जब तो पहली बार था। पहली बार तो बाबूजी बुलाए थे, मिलवाए थे, डर के छुप गई थी, नहीं ली थी। उसके बाद तो वह लेने ही लगी थी, खूब बातें करती थी उससे, है ना। हाँ गौरव बताइए बेटा। फिर जब मिनी दूसरी बार काबुली वाले से मिली तो मिनी उससे खूब हंसकर बात करने लगी और काबुली वाला भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुनने लगा। काबुली वाले के प्रति छोटी मिनी और बड़ी मिनी के व्यवहार में क्या बदलाव आया, इस बात से समाज की किस बात का पता चलता है? बहुत ही गहराई से लिया गया प्रश्न है। लड़कियों की जीवन शैली पर कितना बदलाव आता है। लड़कों पे भी आता है लेकिन लड़कियों पे ज्यादा आता है। इस परिवेश को यहाँ पे ध्यान में रख के इस प्रश्न को किया गया है। प्राची इसका उत्तर देंगी आप, क्योंकि आप भी मिनी की जगह पे हो, है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें किसी समाज की न परिवार की किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है। शादी ब्याह क्या होता है इसका माने नहीं पता होता है। हंसना खेलना पढ़ना ये बच्चों की दिनचर्या होती है। लेकिन जब उनकी शादी ब्याह होता है तो उनके ऊपर एक परिवार की अलग से जिम्मेदारी का एहसास होता है, हमें जिम्मेदारी का, क्योंकि वह अपने घर के औरतों को देखती है ना किस प्रकार से औरतें घर की जिम्मेदारियां उठा रही हैं, घर गृहस्थी में फंस रही हैं, तब उसके मन में भी वही चीजें हो जाती है। जबकि लड़कों के ऊपर या खास कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लड़के अपने घर पे ही रहते हैं, तो इस चीज का अनुभव नहीं करते हैं, उन्हें शादी से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़कियों की तो पूरी जीवन शैली ही बदल जाती है ना। तो क्या बदलाव आया इसके बारे में प्राची आप बताएंगी? काबुली वाले के प्रति छोटी मिनी और बड़ी मिनी के व्यवहार में यह बदलाव आता है, क्योंकि जब वह छोटी होती है तो उसे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वह हर चीज करने में उसे स्वतंत्रता मिली होती है। लेकिन जब वह बड़ी हो जाती है तो उसे घर के काम करने होते हैं और अनेकों जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है। इससे इस बात समाज की किस बात का पता चलता है? मुस्कान मैम इस बात से समाज के बारे में यह पता चलता है कि लड़कियों को बचपन में जिस तरह से आजादी रहती है उन्हें बड़ी होकर उतनी ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। यानी उनकी आजादी स्वतंत्रता सब कुछ जो है धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। उनकी मुस्कुराहट भी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती हैं, जिम्मेदारी का एहसास भी उसका जो है बचपन कहीं पर खो जाता है ना। अब वो किसी से हंसकर बोलना और बातें करना, उसके लिए उसके अंदर शर्म आती है, उस हिचकिचाहट होती है, किस तरह से जो है
बड़ों से वह जो है बातें किसी अपरिचित व्यक्ति से वो बातें करे, है ना, लोग उसका क्या अनुमान लगाएंगे, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। समाज में इस चीज का पता चलता है कि किस प्रकार से लड़कियों को जो है बड़े होने पर सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती हैं। तो आपके हाँ, रहमत किसकी याद में मिनी से मिलने आता था, तो स्पष्ट है आकृति, अब तो इसको बता ही सकती हो। बताइए आकृति, कुछ तो बोलो, मुझ बोलना नहीं जानती हो, है? ये भी नहीं बता पा रही है, क्या करें, बैठती हो तुम, इतना नहीं बोल सकती हो। रहमत किसकी याद में, काबली वाला किसकी याद में मिनी से मिलने आता था, आप नहीं बता सकती हो, अपने बच्चे की याद में मिनी से मिलने आता था। इतना नहीं बता पा रही। अनुभव आप बताएंगे, जब रहमत इतने दिनों बाद घर वापस गया होगा तब उसे क्या क्या बदलाव देखने को मिले होंगे। मैम, जब रहमत इतने दिनों बाद अपने घर लौटकर गया होगा तो उसे हर किसी का चेहरा बदला बदला सा लगा होगा, अपना घर उसे बदला सा लगा होगा और उसके परिवार वाले उसका चेहरा तक भूल चुके होंगे। यानी उसकी जो छोटी बच्ची 8 साल पहले जो छोटी सी थी, अब वो अभी तो मिनी की तरह बड़ी हो गई होगी, मिनी की शादी हो रही है, ससुराल जाने की तैयारी हो रही है, तो वैसे उसकी बच्ची भी तो बड़ी हो गई होगी, है ना। तो अपने घर में 8 साल तो जेल में रहा, है ना, तो सारी चीजें जो है बिल्कुल जो है बदल चुकी होंगी। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, आज हम और प्रश्न नहीं दे रहे हैं, आप लोग कल की सवारी के प्रश्नों को तैयार करके आइएगा, अगले सेशन में इस पे चर्चा होगी, ठीक है। तो आज आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बढ़िया से राइट कर लीजिएगा, जीवनी, रचनाएं, है ना, सम्मान, और फिर जो है सारी चीजें अलग अलग हेडिंग डाल के बढ़िया से राइट कर लीजिएगा, मुख्य कृतियां, कार्य क्षेत्र, इसे यहाँ दिया गया इस तरह से मत उतार लेना, अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको उतारना, पूरा नहीं उतारना है, शॉर्टकट में करना, लेकिन अपने शब्दों का भी प्रयोग करना, अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। अब नाम, जन्म का तीनों को अलग अलग न लिखकर एक में कर देना, जीवन परिचय, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1877 को कोलकाता के पहले जाना, है ना, इस तरह से हुआ था। कर लेंगे ना सभी लोग, हाँ। यस मैम। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एकला चलो रे, इसको थोड़ा 4 लाइन 8 लाइन 8 लाइन देख लेंगे आप लोग नेट पे सर्च करके, बहुत ही फेमस इनकी गान है एकला चलो रे, बांग्ला भाषा में। यस मैम। हम लोग जब छोटे थे, मेरा जीवन जो है बाहर बीता है,